हेलो गाइज, मैं सौर सुमंता आप सबका स्वागत करता है जीनियस पॉइंट यूट्यूब परिवार में। अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। खासकर आप लोग बिहार एसएससी, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट से लड़ता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट का पेज बाय पेज और टॉपिक वाइज टॉपिक करके एमसीक्यू सीरीज। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों लूसेंट के पेज नंबर 236 और 237 और 237 में टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों नागरिकता और मौलिक अधिकार। ये दो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक से हम 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स का नाम है नागरिकता और मौलिक अधिकार। इनसे 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, चाहे वो एग्ज़ाम बिहार का कोई सा एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का कोई सा ही एग्ज़ाम हो या फिर वो एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का क्यों ना हो, उसमें पूछा गया क्वेश्चंस होने वाला है। तो चलिए बिना किसी विलम्ब के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए लिंक कहां से उपलब्ध कराया जाए तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है तो भाग 2 में, और भाग 1 में क्या हो जाएगा? संघ और उसका क्षेत्र, ये भाग 1 में हो जाएगा। और भाग 3 में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या होगा? मौलिक अधिकार। और आप लोग बताइएगा कि भाग 4 में क्या होगा? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हो जाएंगे। ये चारों भाग के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 से लेकर 11। ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 हो जाएगा नागरिकता से, ये भाग 2 में है। और यहाँ पर 12 से 35 तक देख रहे हैं, ये संविधान के भाग 3 में होगा। कितना में? भाग 3 में ये होगा मौलिक अधिकार। ये दोनों याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में मेरे प्यारे दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारत को केवल एक ही नागरिकता मिलेगा। लेकिन यूएसए में देखिएगा तो यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो इसमें जो है केंद्र का एक नागरिकता प्राप्त होता है और एक स्टेट का, यहाँ पर दो नागरिकता होता है यूएस में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटेन से लिया गया है भारत में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय नागरिकता अधिनियम मेरे प्यारे दोस्तों 1955 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1955 में पारित हुआ भारतीय नागरिकता अधिनियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 आधार हैं। ये पांचों आधार कौन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा पहली बात तो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, चौथा हो जाएगा पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, उसके बाद अधिग्रहण के आधार पर। ये 5 आधार हैं। इन पांचों आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो पहला है जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और उनमें आपके माता या पिता कोई भारत का हो तो आपको जन्म के आधार पर। उसी प्रकार आपका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन आपके माता या पिता कोई भारत के नागरिक हो तो आपको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दिया जाए। और देशीकरण क्या होता है? अगर आप किसी क्षेत्र में अच्छे हैं, विज्ञान, भाषा या साहित्य, अन्य क्षेत्र में अच्छे हैं तो इसके तहत आपको नागरिकता सरकार देती है। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लीजिएगा तो पंजीकरण के द्वारा, और अधिग्रहण अगर भारत द्वारा किसी अन्य क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो उनमें जो भी नागरिक होंगे उसको स्वतः, जो भी नागरिक होगा उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अधिग्रहण के
तहत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जन्म से भारत का नागरिकता बनने के लिए व्यक्ति का जन्म कब या उसके बाद भारत में होना चाहिए। अगर आपको जन्म से नागरिकता चाहिए तो आपका जन्म मेरे प्यारे दोस्तों 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हो तो आपको जो है जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जन्म से नागरिकता के प्रावधान में अपवाद स्वरूप किन्हें रखा गया है। जन्म से नागरिकता के प्रावधान में अपवाद है। अपवाद क्या है, अगर आप विदेशी पर्यटक के बच्चे, अगर मान लीजिए कोई विदेशी भारत में घूमने आए और भारत में बच्चा हो गया तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, ये उसी कंट्री के नागरिक होंगे जहाँ से आया है। उसके बाद राजनयिकों के बच्चे, राजनयिकों के बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये दोनों अपवाद है जन्म के बावजूद भी भारत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों जो नागरिकता संशोधन 1992 आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 आया, इसके तहत माता के अगर माता का नागरिकता भारत का हो तो इसके तहत भी बच्चों को नागरिकता प्रदान किया जाता था। लेकिन अगर 1992 से पहले देखिएगा तो इससे पहले अगर आपकी माता यानी कि जो भी बच्चा है उसकी माता भारत की है और इन दोनों का जो भी इनके हस्बैंड होगा उनसे इनको बच्चा जन्म लिया है तो वो जो है भारत की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता, यानी नहीं ग्रहण उसको नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन 1992 के बाद उनके जन्म के आधार से ही उसको नागरिकता 1992 के अधिनियम के तहत प्राप्त होने लगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्ष निवास करना चाहिए। अगर आपको देशीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त करना है तो आपको भारत में कम से कम मेरे प्यारे दोस्तों 10 वर्ष तक निवास करना चाहिए। अगर आप लोग 10 वर्ष तक भारत में निवास करते हैं तो आपको देशीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आपको देशीकरण के तहत नागरिकता 10 वर्ष निवास करने के बाद प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आवेदन से पूर्व कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो ये सीमा पहले 6 माह हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है 5 वर्ष तक भारत में रहिएगा, उसके बाद पंजीकरण के तहत जो है आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के निवासियों को भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दिए हैं अधिग्रहण में आपको ये बताए हैं कि अगर भारत में किसी दूसरे जगह का, किसी दूसरे देश का क्षेत्र भारत में मिल जाता है या फिर कोई देश भारत में मिल जाता है तो उस देश में रह रहे निवासी को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतः भूमि विस्तार के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय नागरिकता का अंत कितने आधार पर हो सकता है। तो भारत की नागरिकता का अंत मात्र मेरे प्यारे दोस्तों 3 आधार पर हो सकता है। कौन कौन से आधार से हो सकता है, आप स्वयं त्याग दीजिए। पहला आधार आप स्वयं त्याग दीजिए। दूसरा आधार जो है सरकार आपसे छीन लेगी, सरकार आपसे क्या करेगी, नागरिकता छीन लेगी। तीसरा आधार क्या होगा, आप विदेशी बन गए, यानी कि दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ले लीजिएगा तभी आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, समाप्त कर दी जाएगी भारत की नागरिकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन भारतीय नागरिकता समाप्त होने का एक कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छा से। इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा है इस चारों ऑप्शन में जिसके तहत भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। अगर नागरिक जो है स्वयं त्याग कर दे तब भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता अगर स्वीकार कर ले तब भी उसको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने के बाद, अगर सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है तब भी आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथा ऑप्शन, तो 5 वर्ष से अधिक अगर आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तब भी आपको भारत की नागरिकता बरकरार रहेगी, छीना नहीं जाएगा। जब तक आप नागरिकता को त्यागते नहीं हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करते हैं या फिर सरकार आपसे नागरिकता छीनती नहीं है तब तक आपको नागरिकता नहीं समाप्त होता है भारत की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35। आर्टिकल 12 से लेकर 35 ये जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो इसके बारे में एक फैक्ट याद कर लीजिएगा, भारत के संविधान में मूल अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और कांग्रेस द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए ये फैक्ट को याद कर लीजिएगा, कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन से यानी कि कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों से सन 1931 में कराची अधिवेशन के तहत मौलिक अधिकार की मांग की गई। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और आगे क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाग 3 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद शामिल है? तो भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर 35 अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपको बता दें यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही उत्तर यूएसए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को, भारत के संविधान के भाग 3 को अर्थात मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा। और मौलिक अधिकार का आर्टिकल कितना है? 12 से 35 तक है। ये यूएसए से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। पहली बार 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मांग की गई, यानी कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल साहब कर रहे थे। और तैयार किसने किया? तो नेहरू जी ने तैयार किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मूल अधिकार का जन्मदाता भाग 3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संविधान लागू होने के समय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो जब संविधान लागू हुआ था तो नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। इनमें से एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया आर्टिकल 300 के क के तहत। ये जो है संविधान के भाग 12 में पड़ता है और ये संपत्ति का अधिकार 19 के 1 के F में था। ठीक है, ये सभी याद कर लीजिएगा। ये आर्टिकल है जो पहले संविधान में संपत्ति का अधिकार 19 के 1 के F में था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मात्र 6 ही प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन है किस मूल अधिकार को संविधान के भाग 3 की सूची से हटा दिया गया? तो भाग 3 के सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया और ये कानूनी अधिकार में परिवर्तित करके इसको आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और ये सब कब हुआ? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वही क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 के क में है। ठीक है, ये 4-5 बार बोल दिए, याद हो गया होगा। ये कब हुआ? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ये पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसको कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया? तो किसने बनाया मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये नेहरू जी ने बनाया। ठीक है, और 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पटेल साहब कर रहे थे। ठीक है, और इसी अगला क्वेश्चन देखते हैं 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसने मूल अधिकारों की मांग की? तो उसी अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग जो है पटेल साहब की और इसकी अध्यक्षता जो है पटेल साहब ही कर रहे थे। इस क्वेश्चन को 2-3 बार बोल दिए हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
समता या समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? समता या समानता का अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता या समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22 तक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 हो जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता आपसे पूछा जाए तो 23 से लेकर 28 तक ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज और याद कर लीजिएगा, आगे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे आने वाला है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में दिया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 32 में मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 29-30 में है मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण। शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण मेरे प्यारे दोस्तों ये होगा आर्टिकल 29 और 30। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है और 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार है, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 23 से 24 में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में हो जाएगा। और 19 से 21 तक हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29-30 में शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से संभावना है कि इस बार 2026 के बिहार पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये दरोगा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों 25 से लेकर 28 में शामिल है। और 29-30 में शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण, 32 में संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 23-24 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है आर्टिकल 23-24 में हो जाएगा। याद हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार का प्रावधान मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 29-30 में हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 में हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 होगा धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 हो जाएगा संवैधानिक उपचार हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। और आर्टिकल 26 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये हम आपको कई बार बता दिए हैं, इसका उत्तर आर्टिकल 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का जो है ये यूके अर्थात ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों यूएसए से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप बताइएगा कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कानूनों का समान संरक्षण किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कानूनों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव करने से रोकती है? अगर ये जो है राज्य को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकती है, ये अनुच्छेद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल
15 आर्टिकल 15 के तहत इन सभी अधिकारों, इन सभी आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो राज्य को आर्टिकल 15 के 3 के तहत महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करेगी राज्य, आर्टिकल 15 के 3 के तहत। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 15 के 4 में क्या है, तो समाज में शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण जो है आर्टिकल 15 के 4 में है। समाज में शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अधिकार जो है उसका क्या कहते हैं, आरक्षण कहिए, तो वो 15 के 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोक नियोजन में अफसर की समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन में अफसर की समता का अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 16 में होगा। ठीक है, और 16 में होगा लोक नियोजन में समता। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? देखिए, आर्टिकल 16 यानी अफसर की समता यूं कहे तो सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण जो है, सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण मेरे प्यारे दोस्तों 103वां संविधान संशोधन 2000 के तहत ईडब्ल्यूएस को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 15 के 6, ये भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है, और 16 के 6 ये भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है। याद कर लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण आर्टिकल 15 के 5 में किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 93वां संविधान संशोधन 2006। तो 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण जो है आर्टिकल 15 के 5 के तहत जोड़ा गया, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सरकारी नौकरी में पदोन्नति में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके पदोन्नति में आरक्षण जो है मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 16 के 4 के क में किया गया है। आर्टिकल 16 के 4 के क में किया गया है। और कौन सी संविधान संशोधन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा 77वें संविधान संशोधन 1995। 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत जो लोग सरकारी नौकरी में है उसके पदोन्नति में आरक्षण जो है 1995 में किया गया। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? 16 के 4 के ख में आता है, ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 50% की आरक्षण सीमा समाप्त करने वाला 81वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1992 में किया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंदिरा सहनीवाद इससे रिलेटेड है, बैकलॉग की रिक्ति से रिलेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए। इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार संघ या फिर इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा कितनी निर्धारित की थी? तो 50% निर्धारण की थी। लेकिन ये भी कहा था, ये सर्वोच्च न्यायालय ये भी कहा था, विशेष परिस्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों, विशेष परिस्थिति में ये सीमा जो है बढ़ाया जा सकता है, यानी 50% से एभव किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्टिकल 16 के 3 के अनुसार रोजगार में निवास के आधार पर प्राथमिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा अनुच्छेद किसी धार्मिक संस्था के पदाधिकारियों को उसी धर्म में होने का अनिवार्यता वैध देता है? तो इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 16 के 5। इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई मंदिर है, अब इस मंदिर में यानी कि कोई
पूजा वाले स्थल है, यानी धार्मिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान है। इन संस्थान में किसी पद पर किसी व्यक्ति की आवश्यकता है तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों उसी खास धर्म के व्यक्ति को विशेष प्रायता दी जाती है। ये आर्टिकल 16 के 5 के तहत, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको 3-4 बार जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मद्रास राज्य बनाम चमकम दुराई राजन 1951 के मामले के निर्णय के बाद संविधान का कौन सा नया संशोधन जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं बताने वाले हैं, ये लूसेंट में है, ठीक है। लूसेंट के पेज नंबर 237 में होगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्टिकल 13 के तहत यदि कोई विधि मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह किस सीमा तक शून्य रहेगी? तो उल्लंघन की मात्रा तक ये जो है शून्य रहेगी। अगर कोई आर्टिकल जो है मूल अधिकार की सीमा में मूल अधिकार में परिवर्तित करती है या न्यून करती है या उल्लंघन करती है तो उस खास भाग को समाप्त कर दिया जाएगा या शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मूल अधिकार को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकती है और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकती है, आर्टिकल 32 के तहत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकती है? तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। मेरे प्यारे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अगर रिट जारी करने की बोले तो आर्टिकल 32 के तहत, ये याद कर लीजिएगा, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार आर्टिकल 20-21 को छोड़कर निलंबित की जाएगी? अगर राष्ट्रीय आपात लगेगा तो उस स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों उस स्थिति में 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, समाप्त कर दिया जाएगा। जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी को समाप्त कर दिया जाएगा आर्टिकल 352 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य शब्द की परिभाषा जो संविधान के भाग 3 के लिए लागू होती है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्य शब्द की परिभाषा जो संविधान के भाग 3 के तहत लागू होती है वो आर्टिकल 12 में दिया गया है। राज्य शब्द की परिभाषा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस लिंक को प्रेस कीजिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा। तो वहाँ से आप जितने भी वीडियो हम करवाए हैं, जितने भी लेक्चर करवाए हैं, उन सभी का PDF आप वहाँ से सीक्वेंस वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और यहाँ पर आप लोग ऑप्शन आंसर देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं अब।